जगह जगह छोटे छोटे समाचार शुरू हो गए थे। और 19वीं सेंचुरी में ये बहुत तेजी से बढ़ा, 20वीं सेंचुरी में और तेजी से बढ़ा। 200 वर्षों तक समाचार जगत पर लगभग प्रिंट मीडिया का ही वर्चस्व रहा। रेडियो आया जरूर, और रेडियो में समाचार क्या होता था, वहां ये हो गया या हो इतना हुआ, और विस्तृत समाचार लोगों को देखना है, डिटेल में जानना है। दूरदर्शन आया जरूर, और दूरदर्शन आने के बाद समाचार देख रहे हैं, पर आगे पीछे की बहुत सारी बातें हैं ना, वो तो अखबार वाले लिखेंगे। तो अखबारों का वर्चस्व, प्रिंट मीडिया का वर्चस्व कम नहीं हुआ। तो भाषाएं भी समृद्ध हुई, विचार भी समृद्ध हुए, अखबारों में बहुत सारी चीजें जुड़नी शुरू हो गई। केवल समाचार ही नहीं, मनोरंजन भी आ गया, दर्शन भी आ गया, फिलॉसफी भी आ गई, धर्म भी आ गया, बहुत सारी चीजें आना शुरू हो गया। अखबार एक पूरी पूर्ण चीज होना शुरू हो गया। तो प्रिंट मीडिया ये लगभग 150-200 वर्षों तक बहुत अच्छी भूमिका आज भी थी, आज भी है, पहले भी निभाई। रेडियो ने समाचारों को तत्काल देना शुरू किया, टेलीविजन ने तत्काल दिखाना शुरू किया, परंतु अखबार की पूर्ति वो नहीं कर सके। पर अब क्या हुआ, 2000 के बाद एक नया प्लेटफॉर्म आ गया, ये मोबाइल। और मोबाइल में 11 के बाद ये फ्री डाटा शुरू हो गया। आपके ध्यान हो, 2010 से पहले आप डाटा लेते थे, और लेने के बाद मुश्किल से उसे सोच के खर्च करते थे, प्रसाद भी हो गया। अब स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि लगभग भारत के अंदर, जो पिछले साल का आंकड़ा है, 97 करोड़ एंड्रॉइड फोन है। 97 करोड़। जो समाचार कभी हमने सुना, और कभी हमने देखा, और कभी हमने पढ़ा, वो समाचार बिल्कुल लाइव है। आज हर पहलू उसका लाइव है। और कितने लोगों के साथ में प्रिंट मीडिया कितना भी गया, चैनल कितने भी चले, सबकी रीच सब मिलाकर 15-20 करोड़ से अधिक नहीं हुई। पर 12 के बाद, 2012 के बाद एकदम रीच ये बढ़कर लगभग समाचार के 20-20, 30-30, 50-50, 100 करोड़ हो गए। ये जो हम देखते हैं यूट्यूब और ये फेसबुक, ये जितने हम देखते हैं प्लेटफॉर्म, लगभग 50 करोड़ से ऊपर के। और एक होड़ भी चल रही है कि सब अपने अपने को टिकाने में लगे भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लगता है कि समाचार में हम प्रगति करें, नहीं तो चैनल्स का क्या होगा, बंद भी बहुत सारे हुए। रेडियो को तत्काल सुनने के लिए लोग विश्वसनीय सुनने के लिए सुनते हैं, डिटेलिंग जानने के लिए आज भी प्रिंट मीडिया पढ़ते हैं। परंतु ये जो नया प्लेटफॉर्म आया सोशल मीडिया का, इसने बहुत गति बढ़ा दी। गति नहीं बढ़ा दी, विविधता बहुत बढ़ा दी। इतनी चीजें हैं, पूरी जिंदगी लगा लीजिए आप, तब भी आप सब कुछ के अंदर पहुंच नहीं सकते। तो ऐसे में सबको अपनी अपनी भूमिका के विषय पर सोचना होगा। और जब एक साथ बहुत लोग विश्लेषण करने वाले होते हैं, मुझे याद है कि हमसे पहले कहा जाता था कि प्रचार विभाग जो संवाद केंद्र वगैरह चलते हैं, लेटर टू एडिटर लिखना है। तो एक बार मेरे मन में आया कि दिल्ली पूछता हूँ कितने लेटर आते होंगे। तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबारों में भी कितने लेटर आते होंगे? 250, 350, 500, 600। अच्छे, कोई अच्छा मामला आ गया, कोई बड़ा आलेख लिख दिया किसी ने, तो आगे 1000, 1500 आ गए, 2000 आ गए, 2500 आ गए। तो बहुत पत्र भी नहीं लिखे जाते थे। और एकदम अब चीजों का स्वरूप बदल गया है। अब आजकल जैसे ही आप कोई समाचार देंगे, तो पहले शायद ये मजाक की बात भी है कि लेखक पहले सब भाषाओं को मिला के हिंदुस्तान भर में मान लिए 1 लाख लेखक थे। पर आज एंड्रॉइड फोन के युग में हर विषय पर कमेंट करने वाले 5-6 करोड़ लेखक हैं। और पहले हर एक लिख नहीं सकता था, अब हर एक की सब में है, 4 बटन दबाने हैं, आपको अपना मंतव्य लिखना है, हर एक लिख सकता है। आपको अच्छा बुरा कह सकता है, कमेंट दे सकता है, तुरंत बिल्कुल शार्प कमेंट भी दे सकता है, और कोई मर्यादा भी नहीं है। वो आपको अच्छा बोल रहा है, आपको खराब बोल रहा है, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये युग भी सामने है।
तो ऐसे में इस युग के आने के बाद करोड़ों लेखक तैयार हो गए हैं, करोड़ों। जो पहले अखबार पढ़ने वाले खास लोग होते थे, पहले पूछा जाता था बच्चों से अखबार पढ़ते हो क्या, अब न्यूज़ पढ़ने वाले करोड़ों हैं, कमेंट देने वाले करोड़ों हैं, अपना मंतव्य लिखने वाले करोड़ों हैं। तो ऐसे में विश्वसनीयता को टिकाए रखना भी ये बेहद जरूरी है। वो चलेगा नहीं, झूठा, अविश्वसनीय, पेंटेड, ये चलेगा नहीं। पर आपको टिकने के लिए आपका कंटेंट ठीक होना चाहिए। जैसे हम पिक्चरों के विषय में सुनते हैं ना कि बहुत बनती है आजकल पिक्चरें, बन रही हैं और टिकती कितनी है। तो ऐसे ही इस 100 करोड़ रीच वाले में, इस युग में टिकाना पड़ेगा। और इसके लिए जब हम किसी प्रोफेशन में रहते हैं तो आदर्श भी चाहिए हो, किसको देखकर हम अपने विषय में फैसला करें। तो जब हम संघ के लोग हैं, संघ ने अपने स्वयंसेवकों को अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जाने के लिए कहा। बहुत सारे संगठन अलग अलग चल रहे हैं, 46 के लगभग, और सबको एक बात कही गई कि आप जहां रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ आदर्श रखिए। जैसे एक संगठन है एनएमओ, नेशनल मेडिकल ऑफ इंडिया है, वो करता है काम जो एलोपैथ डॉक्टर है उनमें काम करता है। अपना संगठन, अपने स्वयंसेवकों ने चला रखा है संगठन। किसको रखा? सुश्रुत को रखा। पहले भारत के जो सर्जरी करने वाले थे। क्या है कि परंपरा बढ़ गई देश के अंदर, हर चीज में पश्चिम ने अपने आदर्श स्थापित कर दिए। जैसे इकोनॉमिक्स है, आप बस बहुत लोगों ने पढ़ा है, एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के जनक थे, 1776। इससे पहले अर्थशास्त्र नहीं था क्या? भारत इससे पहले विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति रह चुका था। टैक्सेशन पूरा का पूरा मौजूद था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा का पूरा मौजूद था हिंदुस्तान के अंदर, विश्व व्यापार, आयात निर्यात था, वो सब चीजें थी। परंतु क्या है, 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक से अर्थशास्त्र शुरू हुआ। कितनी अजीब सी बात है। चाणक्य क्या थे, आज भी पुस्तक उपलब्ध है। तो समय ने एक विचार शुरू किया कि हर विधा में, हर परंपरा में एक व्यक्ति दिया जाए, खोजा जाए हमारे महापुरुष कौन थे। तो सुश्रुत और चरक को जानने वाले मजे की बात यह है, विदेशों में जब मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती है तो वहां बताया जाता है कि भारत में सुश्रुत और चरक ने मेडिकल साइंस सर्जरी की शुरुआत की। ऐसी हमारे एक संगठन है, तब ये संकल्पना उदय हुई कि नारद हमारे यहाँ तो पूरा विस्तृत करैक्टर, पूरा चरित्र है, और हर उस जो हम अपेक्षा रखते हैं पत्रकारिता में, हर विषय पर उनका कुछ ना कुछ श्लोक, कुछ ना कुछ चीजें उनकी द्वारा की गई हैं। और जब महाभारत में आप पढ़ेंगे तो दुर्योधन को युद्ध से पूर्व वो समझाने गए हैं, तो पूरी वार्तालाप है, अगर मैं गलत नहीं तो लगभग 30 श्लोक है वो, आप पढ़िए, कितना सुंदर है। क्या क्या पूछते हैं वो, पहले शुरुआत इससे करते हैं कि दुर्योधन, जो तुम्हारे पिता द्वारा संचालित और जिसको तुम देख रेख करते हो ऐसे राज्य में क्या नागरिकगण सुखी हैं? उन पर अधिक कर तो नहीं लगा दिया है? उन पर बलात् कुछ चीजें थोपी तो नहीं जा रही हैं? उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं है? सभी शिक्षित हो रहे हैं कि नहीं? सभी को अन्न मिल रहा है कि नहीं? कहीं बाढ़ अथवा कोई प्रकोप से पीड़ित तो नहीं है? क्या शासन किसी पीड़ित की सेवा नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है? क्या कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा? यहां से शुरुआत करते हैं, फिर बताते हैं नीति क्या है, चीजें क्या है। तो इसलिए नारद जयंती के अवसर पर फिर ये विधा शुरू हुई कि नारद जी को भारतीय परंपरा के अनुसार हम एक आदर्श रूप में स्थापित करें, जो भारतीय पत्रकारिता में एक आदर्श कीर्तिमान हो, जिनको देखकर हम अपनी जीवनचर्या करें। तो ऐसा विचार परिवार के लगभग सब संगठनों में ऐसा हमारा चलता है। जितने भी भारतीय ज्ञान परंपरा के लोग हैं उनको, क्योंकि भारत में कितनी उज्जवल परंपरा है, बिल्कुल अभी मैं एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा, अभी कोई कुंद स्वामी करके हुए हैं, जैन महात्मा हुए हैं, उन्होंने अंक का एक भी शब्द नहीं है उनके ग्रंथ में,
1650 पृष्ठों का एक ग्रंथ उनका पता लगाया है अभी, उस पर IIT रिसर्च कर रहे हैं, वो कोडिंग है। आप वर्टिकल शब्दों को गिनेंगे, शब्द लिखा है 1, 5, 7, 8, तो कोई भी भाषा लेंगे आप, भाषा के अल्फाबेट्स के पहला शब्द 4 लिखा है, चौथा शब्द 8वां लिखा है, 8वां शब्द बनाना शुरू करेंगे तो पुस्तक बननी शुरू हो जाएगी। अपने हायर कर लिया और उनसे कहा कि वेदों का अनुवाद कीजिए आप ऑथेंटिक आदमी है, PhD किया हुआ है आपने, वेदों का अनुवाद कीजिए, परंतु अनुवाद वो कीजिए जैसा हम चाह रहे हैं। वेद पढ़ने के बाद किसी के मन में भी वेदों के प्रति उत्साह न रहे, श्रद्धा न रहे, ऐसा अनुवाद कीजिए। उन्होंने किया, पूरा पैसा लिया, पूरा किया, पर जब अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने 10 निबंध लिखे हैं, वो मिल जाएंगे आपको, थोड़ा खोजेंगे तो। उसमें क्या लिखा उन्होंने ICS के अधिकारी जो यहाँ हिंदुस्तान आते थे उनके बीच में भाषण है वो 10। तो संबोधन यही था कि आप लोग ICS बनकर हिंदुस्तान जा रहे हैं और आपको ये समझाया गया होगा कि हिंदुस्तान जाहिल लोगों की भूमि है और आप उनको सिविलाइजेशन सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो मैक्स मूलर बोलते हैं उनको कि इस गलतफहमी को भूल जाओ। आप जिस देश में जा रहे हैं वो ज्ञान की भूमि है, और जब आप समुद्र तल से नीचे उतरो तो वहां मिलने वाले आदमी को हिम्मत मानना, छोटा मत मानना, वो ज्ञान पुंज होगा। जितनी चीजें आपके हम सब पूर्वज नहीं जानते वो देहाती आदमी भी जानता होगा इतनी चीजें। और ये मैंने जीवन के अंत में समझ में आया मुझे कि जो मैं पढ़कर खराब लिख रहा था उसका कोई मोल नहीं है, वो बेकार की चीजें हैं। इसलिए आप जितने दिन भी भारत में रहोगे ICS बनकर, वहां सिखाने के उद्देश्य से मत जाना, सीखने के उद्देश्य से जाना। तो ये अपनी ज्ञान परंपरा है। पत्रकारिता के बहुत सारे माने बदल गए हैं, ध्यान में भी हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी बुरी भी आ गई हैं, बहुत सारे चरित्र अच्छे बुरे भी आ गए हैं, परंतु जैसे फिल्मों में डायलॉग नहीं होता भाई वो कि सब बुरे हैं, सब बुरे हैं, तो वो दूसरा कहता है कि तो सब बुरे ही बन गए, सब अपराधी करने लगे, तो किसी को तो टिकना पड़ेगा, तब चलेगी ना सृष्टि। हर बुरे से बुरा आदमी भी ईमानदार साथी चाहता है। कितना ही वो गैंगवार दिखाते हैं बदमाशों में, अब गैंगवार में भी क्या है, ये मेरा विश्वस्त है, बिल्कुल भाई ना हाथ है, ये बिल्कुल परफेक्ट आदमी है, विश्वस्त है। हर एक आदमी अपने साथ सच्चा आदमी चाहता है, कितना ही बेईमान हो जाए। तो ये परंपरा ही है सारी हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की परंपरा है, मानव जाति समूह का है यही। आप भरोसेमंद भले ही ना हो, आप चाहते भरोसेमंद है, आप निष्ठावान भले ही ना हो, आप चाहते निष्ठावान, आप लॉयल भले ही ना हो, आप ईमानदार भले ही ना हो, आप नौकर चाहेंगे घर में ईमानदार है, आप चाहे बेईमानी का कितना पैसे घर में लाते हो, परंपरा बड़ी। तो ऐसे ही पत्रकारिता में बहुत कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ भी करना अभी है और बहुत मूल्य स्थापित रखने भी आवश्यक है। अभी भी हिंदुस्तान भर में सुनी सुनाई बातों के बाद भी, विशेषकर अभी बिल्कुल जो मैं समझता हूं, प्रिंट मीडिया तो अभी भी उतना विश्वसनीय है। लोग पढ़ना चाहते हैं डिटेल में क्या लिखा है, और इस बात से भी पढ़ते हैं कि पढ़ी भी इन्होंने लिखा है, इसका मतलब भरोसे का होगा, चूंकि आजकल केसेस वगैरह भी हो गए। तो चाहे सोशल मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, सबकी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबकी अपनी अपनी विश्वसनीयता है। जैसे मैंने बताया कि चीजें टिकती वो है जो ठीक होती है, जो चल सकने लायक होती है। बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है चीजें वो। आप चैनल सुनते होंगे, रोज चैनल बिकता है एक, और रोज चैनल नया बनता है एक, तो चलता ही है, परंपरा ही है। तो ऐसे में नारद जी अपनी इस पत्रकारिता का उद्देश्य क्या हो, पत्रकारिता का स्वरूप क्या हो, पत्रकारिता करते समय किस धर्म का पालन करें, ये सब चीजें उसके अंदर, उनके अंदर मौजूद है। तो पुरस्कार के 2 भाग कर लिए हैं, ऐसा भी किया है। तो पूरे देश भर में अलग अलग है, कोई एक मॉडल नहीं है, पर कुल मिलाकर देश में एक आदर्श स्थापित करने के बाद नारद जी का, अब जिस तरह विश्वकर्मा जयंती पूरे देश भर में, चाहे यूनियन किसी भी विचारधारा की हो,
और विश्वकर्मा जयंती सब मनाते हैं। अब धीरे धीरे ये भी स्थापित हो गया कि प्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसमें नारद जी का उल्लेख अब ये अनिवार्य जैसा हो गया। तो पिछले 20, 25, 30 सालों में ये एक मूल्य स्थापित हुआ है। तो हम सब कार्यक्रम में आए हैं, नारद जयंती के अवसर पर आए हैं। नारद जी के विषय में हमने इतना सब कुछ जाना सुना है। पत्रकार जगत के बहुत सारे लोग हैं, वो अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे ही, अपने को इतना ही करना है। और जुड़े रहे सभी परस्पर। हम सबका समान उद्देश्य जिस तरह नारद जी का रहता था, लोक हितार्थ, लोक कल्याण की कामना, सृष्टि के कल्याण की कामना, पृथ्वी के कल्याण की कामना, वो हमेशा उनकी रही है। उसी कल्याणकारी भावना का आदर्श हमारे मन में रहे, उसी भावना के अनुसार हम कार्य करें, इतना ही अपील करते हुए, निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आलोक जी महोदय।